नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं जीत सिंह। कल दोस्त हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चला था जो कि गुप्त वंश। गुप्त वंश की 3 क्लासें हो चुकी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और बहुत अच्छा तरीके से गुप्त वंश को हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो कि गुप्त वंश के पूरी जो शासक है उसके बारे में पढ़े, और गुप्त वंश का जितने भी अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म से जानकारी था उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यानी गुप्त वंश से एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। गुप्त वंश के बाद जो नेक्स्ट जो वंश आती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि सब लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, और समझाने की 100% गारंटी मेरी है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, समझाने की गारंटी मेरी है। और एग्जाम में यही से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, कैसे पूछते हैं मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश, या इसे वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा क्लास क्या है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। यदि इसकी बेसिक जानकारी हम करें तो देखिए, गुप्त वंश के जैसे अंत हो गया, गुप्त वंश का अंत हुआ और उसी टाइम हुनों का भी आक्रमण हुआ था। यानी गुप्त वंश का अंत के समय, माने गुप्त वंश के ही टाइम में हुनों का आक्रमण हो रहा था। इसके बाद गुप्त वंश खत्म हो गया। यानी गुप्त वंश के अंत एवं हुनों का आक्रमण के बाद कई छोटे छोटे राज्य के उदय होता है। यानी हमारा जो भारत है इसमें गुप्त वंश जो खत्म हो जाती है और हुनों का आक्रमण के बाद इसमें कई छोटे छोटे राज्य उभर करके आते हैं, जिसमें पश्चिमी भाग में एक वंश आता है जिसका नाम है वर्धन वंश। यानी जो पूरा जब खत्म होता है तो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे एक वंश का उदय होता है जिसका नाम है क्या? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के भी नाम से जाना जाता है। यदि इस वंश का उदय की हम बात करें तो उदय होता है लगभग छठी शताब्दी में। यदि उदय की बात करें हम, उदय तो ये होता है 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी। यानी पूछेगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में इस वंश का उदय होता है। कैसे होता है? तो गुप्त वंश और हुनों जब भाग जाता है तो कई छोटे छोटे वंश उभर करके आते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे वो है, इसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ये 6ठी शताब्दी की घटना है। अब इसकी, अच्छा ये तो हो गया, आखिर ये पुष्यभूति वंश है, इसके जानकारी तो कहीं से मिलेगा ना कि ये पुष्यभूति वंश आया कैसे, ये कहाँ के लिखित प्रमाण है। इसके जानकारी की हम बात करें तो सबसे पहले स्रोत इसका जानते हैं कि कहाँ से जानकारी मिलती है। तो दोस्त, इस वंश की जो जानकारी है, इसकी जानकारी एक विद्वान थे, कवि थे, जिनका नाम था वान भट्ट। तो जो पूरा पुष्यभूति वंश जो जानकारी मिलती है वो लगभग मैक्सिमम जानकारी वान भट्ट द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम है हर्षचरित और कादम्बरी, उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। इसके बाद एक ह्वेनसांग, एक यात्री थे, चीनी यात्री थे, उनके भी एक लिखित द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है किसियुकी से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि पुष्यभूति वंश की जानकारी कहां से मिलती है, तो वान भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित कादम्बरी से इसकी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ ह्वेनसांग की रचना सी से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो इसे क्वेश्चन इस और कैसे निकल के आया, यानी पूछेगा कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो वान भट्ट के। कादम्बरी किसकी रचना है, तो वान भट्ट के। और सी किसकी रचना है, तो ये है ह्वेनसांग की। तो जानकारी भी मिल गया, और कौन पुस्तक किसने लिखा इसका भी जानकारी मिल गया। तो बहुत बार क्वेश्चन में से ही पूछता एग्जाम में, तो हर्षचरित किसकी रचना है, तो वान भट्ट की। कादम्बरी किसकी रचना है, तो वान भट्ट की। और इससे पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वंश का संस्थापक कौन थे। यानी संस्थापक की बात करें तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को कहा जाता है। यानी पुष्यभूति ही वंश का नींव रखे हैं, उसी ने स्थापना की है। पुष्यभूति तो इस वंश का नींव रख दिया, स्थापना कर दी है, लेकिन ज्यादा कुछ अपने वंश के लिए कर नहीं पाए थे। तो इस वंश का सिर्फ स्थापना ही याद रखिएगा कि पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया। तो संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति, यानी पुष्यभूति ने इस वंश को स्थापना की है और अपने ही नाम पर इस वंश का नाम रख दिया पुष्यभूति वंश।
और आगे चल के मैं बताऊंगा कि वर्धन वंश भी क्यों कहा जाता है, देखिए कौन कौन लड़के हुए उसके नाम पर भी वर्धन वंश कहा जाता है, आगे मैं समझाऊंगा। यानी पुष्यभूति ही व्यक्ति थे जिसने पुष्यभूति वंश का स्थापना की। तो याद करना है बहुत ईजी है, क्योंकि जिस वंश का जिसका नाम है वही स्थापना किया। यानी पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। क्या? तो संस्थापक पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति। यदि इसके हम राजधानी की बात करें कि पुष्यभूति ने इस वंश का स्थापना किया, तो राजधानी कहां बनाया? तो राजधानी बनाया है थानेश्वर की। यानी पुष्यभूति वंश का राजधानी कहां था? थानेश्वर। मैं ये बता रहा हूं पुष्यभूति के टाइम, आगे चलकर राजधानी चेंज हुआ है, लेकिन जब पुष्यभूति वंश का स्थापना हुआ था, पुष्यभूति ने किया था, उस टाइम अपना राजधानी थानेश्वर को बनाए थे। क्लियर? अब देखिए इसके जानकारी में बता दिया कि जानकारी कहां से? तो वानभट्ट द्वारा रचित हरचरित, कंदावली, हेन स्वांग के रचना सी युकी के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। यानी इस वंश की लिखित जानकारी कहां है? तो ये सारी पुस्तकों में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है इस पुष्यभूति वंश के बारे में। यहां से निकल गया क्वेश्चन, कैसे निकल करके आएगा कि पुष्यभूति हर्षचरित किसकी द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा। इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी यहीं पर नहीं, मतलब बहुत सारी जगह जानकारी इसकी मिलती है। इसकी जानकारी एक राज तरंगिणी पुस्तक है जो कि कलहन द्वारा लिखी गई है। यानी कलहन द्वारा लिखित राज तरंगिणी पुस्तक से भी इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ राज तरंगिणी जो पुस्तक है वर्धन वंश के बारे में ही नहीं, ये कश्मीर का इतिहास के भी जानकारी मिलता है। राज तरंगिणी क्या है? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। यानी जो राज तरंगिणी पुस्तक है उसमें क्या जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की भी जानकारी मिलती है, वर्धन वंश की भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ ये किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपसे कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलहन द्वारा। राज तरंगिणी में किसका इतिहास है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास है, और वर्धन वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद को एक और जानकारी मिलती है जिसका नाम है एरोल अभिलेख। एरोल अभिलेख, एरोल अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो एरोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, एक एरोल अभिलेख है, उस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बारे में, युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। यानी एरोल अभिलेख से क्या मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है युद्ध जो हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और इस युद्ध में हर्षवर्धन को हार हुई थी, यानी पराजय हुई थी। तो इस अभिलेख से कितना क्वेश्चन निकल करके आया? देखिए, ध्यान रखिएगा। एरोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है? तो एरोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इस युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें हर्षवर्धन को पराजय हुई थी। क्लियर हो गया? एरोल अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध कहां हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय यानी हार हो गई थी। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसके बाद हम बात करें तो इसका प्रमुख जो शासक इसके बाद जो उभर करके आते हैं, यानी कि पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक जो आते हैं जिसका नाम है क्या? प्रभाकर वर्धन। यानी पुष्यभूति के बाद जो शासक जो उभर करके आते हैं जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। दोस्त यहां समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा, सिर्फ अब ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, मैं इसको कैसे समझा रहा हूं। इसके बाद पुष्यभूति के बाद कौन आते हैं? प्रभाकर वर्धन। इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं। प्रभाकर वर्धन की शादी किससे होती है? यशोमती से। यानी ये प्रमुख इसके बाद जो शासक आते हैं प्रभाकर वर्धन, इनके शादी जो होती है वो होती है यशोमती नाम की महिला से शादी होती है। किसका? प्रभाकर वर्धन की। तो प्रभाकर वर्धन की शादी किससे होती है? यशोमती से। और जब शादी होती है तो इनके 3 संतानें पैदा होता है। किसका? प्रभाकर वर्धन का। कितना? 3 संतान। 3 संतान में 2 लड़का और 1 लड़की।
दो लड़का की बात करें तो जो बड़ा लड़का था उसका नाम था राज्यवर्धन, छोटा लड़का का नाम हर्षवर्धन, और जो एक मात्र लड़की बची थी उसका नाम था राजश्री। समझिए ध्यान से। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के विवाह किससे होता है? तो यशोमती से, यानी प्रभाकर वर्धन के शादी यशोमती से विवाह हो जाता है। जब यशोमती से विवाह होता है तो कितने 3 बच्चा। अरे भाई विवाह होगा तब तो बच्चा पैदा होगा, थोड़ा ना ऐसे ही हो जाएगा है। तो जब शादी कर लिया यशोमती से तो बच्चा होगा ही। तो कितने बच्चा? 3 बच्चा, 2 लड़का और 1 लड़की। तो यशोमती से विवाह कर लिया। जो पहला जो लड़का था बड़ा, उसका नाम था राज्यवर्धन, छोटा लड़का जिसका नाम था हर्षवर्धन, एक मात्र लड़की थी जिसका नाम था राजश्री। और जो वर्धन रखा ना, ये हर्षवर्धन जाके बहुत आगे प्रसिद्ध हुआ, इसी के वजह से वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर है वर्धन वंश क्यों कहते हैं इसको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है हर्षवर्धन ने। तो बताइए प्रभाकर वर्धन है जो है, प्रभाकर वर्धन किससे शादी हुआ? यशोमती से। इन्हें कितने बच्चे? 3। कौन कौन? तो राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। क्लियर हो गया? अब दोस्त ये घटना घटती है जब होने के बाद जो एक बच्ची है जो लड़की है राजश्री, इनकी शादी हो जाती है। किससे शादी होता है भाई? तो राजश्री का विवाह हो जाता है किससे? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। यहां समझिए, राजश्री का विवाह किससे होता है? कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा से राजश्री का शादी हो जाता है। अब समझिए, मैं समझा रहा हूं। यहाँ पर ना बहुत ही मारधार हुआ है। यहाँ पर क्या मारधार बहुत हुआ? यहाँ पे यहीं पे जैसे ही राजश्री का शादी होता है ना, इस वंश में इतना मारधार होता है ना कि अभी तक इतिहास में ऐसा मारधार नहीं हुआ है। मतलब एक दूसरे को पड़ जाता है मारने की प्रति। कैसे वो समझिए। यहाँ है आपको थानेश्वर, यहाँ एक थानेश्वर का क्षेत्र है, ठीक है। थानेश्वर है, यहाँ हो गया थानेश्वर। यही की रहती है कौन? राजश्री। यही ना इसका रहता है थानेश्वर, राजश्री। थानेश्वर के ही इसके पिता थे राजश्री। थानेश्वर था जिसका वहां पर राजश्री। इससे शादी किससे हो जाता है भाई? तो कन्नौज, यहाँ पर एक आपको क्षेत्र मिलेगा कन्नौज। यहाँ पे कन्नौज के राजा थे जिसका नाम था ग्रहवर्मा। तो राजश्री की शादी किससे हो जाती है? ग्रहवर्मा से विवाह हो जाता है। विवाह यानी राजश्री की शादी किस हो जाती है? यहाँ पे एक शासक थे जिसका नाम था ग्रहवर्मा। ये कहाँ का था? ये कन्नौज का थे। कन्नौज। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, बहुत मजा आएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना माथा हुआ है। आपको कैसे मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा सकता हूँ, दिमाग से कभी निकलेगा नहीं आपको, खाली ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ थानेश्वर के जो लड़की थी, ये जो जिसका प्रभाकर वर्धन का लड़की राजश्री, शादी हो जाता है कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। क्लियर है? और जब ग्रहवर्मा थे, इसके जस्ट एक नीचे थे मालवा के शासक। मालवा का शासक जिसका नाम था देवगुप्त। यहाँ का मालवा, यहाँ है मालवा। अब मालवा का शासक थे जिसका नाम था देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। अब ध्यान दीजिएगा, राजश्री का शादी हो गया किससे? ग्रहवर्मा से। किससे? ग्रहवर्मा से, जहां कन्नौज का राजा था। और जो ये मालवा का जो शासक था देवगुप्त ना, इसको ग्रहवर्मा से जमता नहीं था, पड़ता नहीं था। यानी मालवा के शासक देवगुप्त और ग्रहवर्मा, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा, दोनों में कांटे का टक्कर चलता था। तो जब ग्रहवर्मा राजश्री से शादी कर लिया, तो जो मालवा का शासक देवगुप्त था ना, जब शादी करने के बाद ये जो है ये ग्रहवर्मा को जान से मार देता है। देखिए, अगर राजश्री से शादी कर लिया ग्रहवर्मा, तो इसका ग्रहवर्मा से तो देवगुप्त को पड़ता नहीं था, तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को जान से मार देता है। अब जान तो मार दिया ग्रहवर्मा का, भाई इसका विवाह हुआ है राजश्री से, तो इसका पत्नी क्या होगी? तो ये सब जब ग्रहवर्मा को मार देता है और राजश्री को बंधक बना लेता है देवगुप्त। देखिए गजब, यानी ग्रहवर्मा को जान से मार दिया तो वाइफ का बंधक बना लिया देवगुप्त। ये बात को जानकारी पाता है राज्यवर्धन को मिलता है। यहाँ पे जब उसका लड़का था, उसका भाई राज्यवर्धन,
राजवर्धन। इस बात को जानकारी होती है किसको, राजवर्धन को। और राजवर्धन के पास भाई चुनौती हो गया कि भाई उसका जो जीजा था, जीजा को मार दिया, उसकी बहन को बंदी बना लिया। तो राजवर्धन ने क्या करता है, राजवर्धन ने फिर से आकर के और देवगुप्त को खत्म कर देता है, कहानी मार देता है। देखिए, राजवर्धन ने आकर के देवगुप्त को हत्या कर देता है। और क्या होगा भाई, तो क्योंकि भाई इसका बहन को बंदी बना लिया था और जीजा को मार दिया था, तो राजवर्धन ने आकर के देवगुप्त को हत्या कर देता है। हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अपना बहन को छुड़ाने का प्रयास करता है। तो इस बात को जानकारी, ये पूरी जो बात हो रहा था मारकाट, इसकी एक यहाँ पे शासक था जिसका नाम था शशांक। ये पूरी कहानी को शशांक ने देख रहा था कि भाई ग्रह वर्मा से राजश्री शादी की और ग्रह वर्मा को देवगुप्त ने मार दिया और देवगुप्त को फिर राजवर्धन ने मार दिया। ये बात जो पूरा शशांक ने देख रहा था, जो यहाँ का शासक कर रहा था। शशांक ने धोखे से राजवर्धन को हत्या कर देता है, धोखे से राजवर्धन को निपटा देता है। देखिए गजब, निपटा देता है। और तो भाई कहानी यहाँ खत्म हो गया, यानी राजवर्धन भी खत्म, ग्रह वर्मा भी खत्म, देवगुप्त भी खत्म, पूरा लोग खत्म हो गया। अब क्या होगा भाई, शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार दिया। इसके बाद यहाँ पर कौन बचता है, इसके बाद बचता है हर्षवर्धन। यहाँ पे इसे जो हर्षवर्धन बचता है, वर्धन, यानी इसके बाद जो है इस वंश में बहुत मारकाट हुआ। उसके बाद जो न्यू जो भर करके राजा आता है उसका नाम है हर्षवर्धन। तो एक बार ठीक से मैप को समझिए, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। समझिए, थानेश्वर यहाँ है, जहां का पूरा शासन चल रहा था प्रभाकर वर्धन के साथ में। प्रभाकर वर्धन अपने लड़की राजश्री का शादी कर दिया ग्रह वर्मा से, जो कि कन्नौज का राजा था। कन्नौज का राजा ग्रह वर्मा से राजश्री की शादी हो जाती है। इसके बारे में जब मालवा के शासक देवगुप्त को पता चलता है, तो मालवा के शासक देवगुप्त ग्रह वर्मा को हत्या कर देता है। ग्रह वर्मा जो हत्या कर देता है, तो फिर अपना बहन को बदला लेने के लिए, जीजा को मार दिया था उसका बदला लेने के लिए, इसका जो भाई था राजवर्धन ने देवगुप्त को हत्या कर देता है कि मेरा तो जीजा को मारा है, मेरे बहन को तो बंदी बनाया है। देखिए दोस्त, ये कहा जाता है कि जब देवगुप्त ने जब ग्रह वर्मा का जब हत्या किया था, तो राजश्री को बंधक भी बनाया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार को यह कहना था कि मारने के बाद जो राजश्री जो लड़की थी, वो भाग करके जंगल में चली गई थी अपने इज्जत से बचाने के लिए। और कुछ इतिहासकार को कहना है इसने बंधक बना लिया था। तो कहां तक सत्यता था, अपने आप में एक ये प्रश्न है। अब देखिए, तो जब देवगुप्त को फिर इसका भाई ने देवगुप्त को हत्या कर दिया, इसके बाद शशांक ने मौका दे करके राजवर्धन को निपटा देता है, यानी पूरा खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है हर्षवर्धन। तो एक बार देखिए, ये पूरी बात को नोट कीजिए और इसको एक बार मैप के द्वारा नोट कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर मैं आगे हर्षवर्धन जो महान है इसके बारे में बताते हैं। इस वंश का जो मेन जो शासक है वो है हर्षवर्धन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। चलिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, इसके बाद क्या होता है कि पूरी जब समाप्ति हो जाती है, तो लास्ट में बनता है हर्षवर्धन राजा बनता है। कब? 606 ईस्वी में। क्योंकि पूरी समाप्त, उसका भाई मर गया, बहन को बंदी बना लिया गया, पिता मर गए, तो आखिर तो वर्धन वंश वही बचता है। तो हर्षवर्धन ने इसके बाद राजा बनता है। बहुत कम उम्र में हर्षवर्धन राजा बनता है और राजा बनकर बहुत इसने अच्छा काम किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शासक जो उभर करके आता है, ये सब घटना होने के बाद, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में राजा बनता है। जब राजा बनता है उस टाइम इसका आयु था मात्र 16 वर्ष का। तो देखिए, एक बार हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है, जिसका आयु कितना? 16 वर्ष है। यानी 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन राजा बनता है। ये जितना भी काम होगा ना, ये हर्षवर्धन से होगा। ये जितना भी कार्य होंगे ये हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन का। देखिए,
तो हर्षवर्धन राजा बनता है। कब बनता है राजा भाई? तो 606 ईस्वी में। उस टाइम इसका उम्र बताया जाता है कि मात्र 16 वर्ष की बच्चा था, सोच लीजिए, और अपने कमान को संभाला और संभाल करके बहुत इसने अच्छा काम किया। तो हर्षवर्धन कब 606 ईस्वी में राजा बनता है। उस टाइम इसका आयु मात्र 16 वर्ष का था। इसने अच्छा काम किया है। इसके संबंध में इसे शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिलादित्य के, शिलाजीत नहीं, शिलादित्य, क्वेश्चन आएगा कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को, यानी इसे शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। देखिए दोस्त, शशांक ने क्या किया था कि हर्षवर्धन जो बड़ा भाई था राजवर्धन, शशांक ने तो उसको मार दिया था। यानी शशांक हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राजवर्धन, तो राजवर्धन को तो शशांक ने मार दिया था। तो हर्षवर्धन को टारगेट क्या था कि अपने भाई को बदला लेना शशांक से, अपने भाई को बदला लेना, साथ में साथ उसकी बहन अभी आजाद नहीं हुई थी तो अपने बहन को भी आजाद करना। तो हर्षवर्धन अपने सेना पूरा तैयार करता है, पूरा बदला लेने के लिए आक्रमण करता है शशांक के ऊपर और शशांक को पराजित करता है। शशांक जा करके ये बताया जाता है कि छाती पर चढ़ा तलवार से मारता है अपना भाई को, जो उसको वध हुआ था, जिसे पराजित किया था, मारा था, तो अपने भाई का जो बदला लिया, अपने साथ में साथ अपना बहन को भी आजाद किया था। तो हर्षवर्धन ने पुनः बात दोहरा दिया मारने वाला भी, क्योंकि इतना मारधार होने के बाद हर्षवर्धन भी तो नहीं छोड़ेगा भाई, क्योंकि उसके भाई को मारा है, उसका जो था जीजा भी मारा गया, उसके बाद उसका जो बहन थी वो भी बंधक बन रही। तो इसलिए हर्षवर्धन शशांक को पराजित करता है एवं कन्नौज को जीतता है। तो क्या हर्षवर्धन शशांक को तब पराजित करता है, मार देता है एवं कन्नौज को जीतता है। वैसे भी कन्नौज में उसका तो अपना बहन का शादी किया था, वहां पर भी अपना अधिकार बना लेता है, क्योंकि वहां पे दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में चला गया था। वो क्षेत्र मालवा का शासक देवगुप्त था, फिर उसको मारा गया। तो अंततः लास्ट में क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया एवं कन्नौज को जीता। और जीता ही नहीं, आगे चल के देखिए इसका राजधानी बनाएगा। क्लियर है? देखिए इसके बाद शशांक को तो पराजित कर लिया एवं कन्नौज को जीता और साथ ही साथ अपने बहन को भी कैद से छुड़ाया, अपने बहन को कैद से छुड़ाया, आजाद किया था। उसको बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि इतना सारा घटना होने के बाद जो बहन थी ना, ये अधिकांश इतिहासकार को मानना है कि वो जंगल में भाग गई थी अपने मान सम्मान इज्जत को बचाने के लिए। तो चलिए अंततः अपने बहन को आजाद कराया कितना? हर्षवर्धन ने। इसके बाद क्या हुआ, ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? हर्षवर्धन ने। तो हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि पुष्यभूति थे वो राजधानी कहाँ बनाए थे? तो वो जो राजधानी थानेश्वर बनाए थे। और हर्षवर्धन कहाँ बना दिया राजधानी? कन्नौज। यानी ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि हर्षवर्धन राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्यभूति जो वंश है, पुष्यभूति की राजधानी तो थानेश्वर, और पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन की राजधानी तो ये बनाया कन्नौज जी को। क्लियर? यानी कन्नौज को अपने राजधानी बनाया। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग था ना, वो हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। तो ये विदेशी यात्री था। ये बराबर क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो हर्षवर्धन समय याद रखिएगा, यानी ह्वेनसांग है वो यानी हर्षवर्धन के समय भारत आया था। क्लियर? देखिए हर्षवर्धन ने बहुत सारे नाटक की रचनाएं भी किए हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छा काम करता है, अपने सत्ता को संभालता है, फिर धीरे धीरे पतन भी हो जाता है। लेकिन जब अपना सत्ता में था तो बहुत सारे नाटक का भी रचना किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है। जो प्रमुख है वो मैं बता रहा हूँ। जिसके प्रमुख है, जिसका नाम है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये सब पुस्तक नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की। देखिए प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में रत्नावली याद रखिएगा फर्स्ट, और सेकंड पे प्रियदर्शिका। ये तो उतना नहीं पूछता है, बट याद करने के लिए आपको नागानंद भी लिख दिया हूं। रत्नावली और प्रियदर्शिका बहुत फेमस है, खास अगर रत्नावली बराबर कुछ ने पूछा है रत्नावली किसके द्वारा रचित है, तो भाई हर्षवर्धन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, रचना किया।
ये कहा जाता है कि इसके बाद जब हर्ष माने वर्धन वंश का जब पतन हो जाता है तो दक्षिण भारत का जो इतिहास आता है उसमें कैसे कैसे वंश जो आते हैं, तो देखिए ये मानना है कि हमारा जो हिंदू जो सत्ता रही, तो हिंदू शासक में सबसे महान शासक भारत का अंत यही बनता है। क्योंकि आगे चल के फिर देखिए इसके बाद दक्षिण भारत इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, फिर कैसे मोहम्मद गौरी गजनवी लोग आता है, फिर उसके बाद कैसे दिल्ली सल्तनत आता है, पूरा मुस्लिम आक्रमण आता है, फिर बाबर अकबर पूरा मुस्लिम ही सत्ता आता है। तो ये माना जाता है कि जो हर्षवर्धन जो है ना, ये भारत का अंतिम हिंदू शासक, महान हिंदू शासक। ऐसा बात नहीं है कि यही है, इसके बाद भी एक दो शासक आए हैं लेकिन इतनी महान नहीं हुए हैं। यानी सबसे महान के बारे में माने तो हर्षवर्धन जो है अंततः भारत का महान हिंदू शासक रहता है। तो देखिए हर्ष जो है, हर्षवर्धन भारत का अंतिम महान शासक रहता है, अंत में हिंदू महान शासक रहता है। यानी हर्षवर्धन वह अंतिम हिंदू शासक रहता है, नहीं लिखा हर्षवर्धन अंतिम महान शासक रहता है, हिंदू रहेगा ना, अंतिम हिंदू 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 और जो हर्षवर्धन था वो भारत का अंतिम हिंदू महान शासक, इसको बताया जाता है। क्योंकि इसके बाद पूरा मुस्लिम आक्रमण नहीं होगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण काम किए हर्षवर्धन ने। जैसे देखिए हर्ष ने कन्नौज जो जहां पर अपना राजधानी बनाया है, कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए, एक धर्म नहीं विभिन्न धर्मों के लिए विशाल सभा का आयोजन किया था। यानी ये नहीं कि इसमें एक ही धर्म आएगा, बहुत सारे धर्म के लिए विशाल सभा का आयोजन किया था। तो क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए विशाल सभा का आयोजन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था, याद कीजिएगा। यानी कन्नौज में विभिन्न धर्मों के लिए विशाल सभा का आयोजन किसने किया? ये तो हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। तो क्लियर है, याद रखिएगा। यानी कि पूरा देखते हुए अपने सत्ता को सबको मान एक साथ चलाने के लिए इतने भेदभाव नहीं किए किसी में, विभिन्न धर्मों के लिए को मिला करके एक विशाल सभा का आयोजन किया क्या कन्नौज में, तो यही हर्षवर्धन है। इतना ही नहीं, ये तो है सही किया था, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्या है भाई? तो हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग के जो संगम है उस पर एक समारोह का आयोजन किया करता था, जिससे राज्य मोक्ष परिषद उसको कहा जाता था, इसका आयोजन करता था। यानी कि हर्षवर्धन ने प्रत्येक कितना 5 वर्ष पर कहा प्रयाग संगम पर एक समारोह आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। देखिए और ये बताया जाता है ना कि हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग के संगम पर आयोजन करता था, और ये भी बताया जाता है कि आयोजन करता था और बहुत सारे दान भी देता था, दान पुण्य देता था हर 5 साल के 5 साल पर। कहाँ? प्रयागराज में, यानी प्रयागराज के संगम पर। तो इसका याद रखिएगा, मेरे को भी क्वेश्चन ये मिल गया था एग्जाम में कि प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग संगम पर जो एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो दान उन देने के लिए, वो किसके द्वारा किया जाता था? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। खुद ये मेरे क्वेश्चन मिला है, शायद 2000 सीजी में मिला था, 2015 या 16 की शायद बात है, ऐसे ही कुछ। तो इसको याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक 5 वर्ष पे पर प्रयाग संगम पर एक भव्य आयोजन किया जाता था, किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। उसे बहुत सारे दान भी दिया जाता था और उसको महामोक्ष परिषद के भी नाम से जाना जाता है। दोस्त ये रहा हर्षवर्धन के संबंधित ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन, ये रहा। आपको आगे चल के मैं आपको ये दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, यानी हर्षवर्धन से जुड़ी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आगे जो होगा वो दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ाएंगे और उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्त यदि आपको अच्छा लगा ना वीडियो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, मेरे को उससे सपोर्ट मिलता है। लाइक कीजिए, और जो भी कंफ्यूजन हो ना आपको कि मेरे को कंफ्यूजन है कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर को लेकर के, आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। और मैं स्टाफ को ही बता कर रखा हूँ और मैं भी देख के दे दूंगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको लगता है कि जो टॉपिक आपको हार्ड है उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए कि टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक में आपको इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्त ये आज
का वीडियो यहीं तक मैं खत्म करता हूं। कल हम लोग मिलेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा दक्षिण भारत का इतिहास और बहुत ही मजा आने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े। मिलते हैं दोस्त कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।